आज के समय में स्थितियाँ आपको और ज़्यादा खराब लगती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो पार्टी इस समय सत्ता में, देखें, इसे किसी मतलब उसका नाम ले सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक खास तरह की विचारधारा को लेके आई। उसने 1947 में भी या 1947 में जब गांधी जी की हत्या हुई और उसके बाद भी, हालांकि भारतीय जनसंघ तो 1950 में बनी, लेकिन उसके पहले हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो भारतीय जनसंघ का एक जो मदर प्लांट है, ये सारी तो उसके पहले आ गई थी। तो इनके मन में वो एक खास तरह का सपना था, भारत का आज़ाद होगा तो कैसा भारत बनेगा, और वो छिपाते नहीं थे। आप दो घटनाएं सिर्फ मैं आपको बता सकता हूँ कि 1947 में जब तिरंगा झंडा स्वीकृत हुआ कि भारत का राष्ट्रीय झंडा होगा, तो ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस का मुखपत्र था, उसमें एक लेख छपा। उन्होंने कहा नहीं, इस झंडे, ये तिरंगा तो अशुभ होता है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा तो सिर्फ केसरिया जो शिवाजी के जो भगवा ध्वज है, वही हमारा राष्ट्रीय झंडा हो सकता है। फिर जब 1949 के दिसंबर में संविधान स्वीकृत हो गया, तय हो गया कि 26 जनवरी 1950 से ये लागू होगा, तो फिर तो उसके एक ही दो दिन पहले फिर ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि नहीं, हमें ये संविधान मंजूर नहीं है। हमारा संविधान तो मनुस्मृति हो सकती है, इसी तरह के जो हमारे अपने दर्शन, हमारे हमारे अपने शास्त्र, हमारा अपने जो प्राचीन ग्रंथ, वो हमारा संविधान होंगे, ये तो एक आप आयातित संविधान ले आए। तो वो कभी भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, जो ये शक्तियाँ थीं, इन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। और देखिए 1952 का चुनाव तो जवाहरलाल नेहरू ने इसी आधार पर लड़ा पूरे 1900, क्योंकि 1950 में आपने संविधान लागू तो कर दिया 26 जनवरी को, लेकिन जिस संविधान सभा ने संविधान बनाया था उसकी कोई बहुत वैधता नहीं थी। संविधान सभा तो अलग अलग तरह के लोगों ने मिल करके एक संविधान सभा बनाई थी, चुने हुए कम लोग थे, रजवाड़ों के प्रतिनिधि थे, मतलब तरह तरह के लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, उन्होंने संविधान बना दिया। लेकिन अब वो संविधान अगर भारतीय जनता स्वीकृत कर देती तो खत्म हो जाता। ये मौका आया 1952 के पहले चुनाव में कि अगर पहले चुनाव में इस संविधान के पक्ष में वोट पड़ गया तो ये लागू होगा, नहीं पड़ा तो इसे बदलना पड़ेगा। तो पूरे 1951 भर, साल भर तक जवाहरलाल नेहरू ने इस देश में 300 राजनीतिक सभाएं की, है ना। जलंधर से शुरू किया और पूरे देश भर में घूमे, और इन सारी सभाओं में सिर्फ एक ही बात उठाते थे वो जब भी जाते थे कि भाई अब हम आज़ाद हो गए हैं, अब हमें अपना मुस्तकबिल तय करना है, भविष्य का भारत कैसा होगा, ये सवाल उठाते थे। फिर उसका जवाब देते थे। हमारे बगल में एक इस्लामी मुल्क बन गया है, क्या हम हिंदू राज बने? हम हिंदू राज क्यों ना बने इस पर, और क्यों हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बने, इसका जवाब देते थे। बताते थे कि भाई अगर हम हिंदू राज बनेंगे हम नष्ट हो जाएंगे, हमारे यहाँ इतनी विविधताएं हैं, इतने बंटवारे के इतने आधार हैं कि हम तो एक रह ही नहीं पाएंगे। हम एक तभी रह पाएंगे जब हम धर्मनिरपेक्ष हो, हमारे अंदर सहिष्णुता हो, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, हम एक जिसे कह सकते हैं ना कि एक प्रगतिशील और एक भविष्य की तरफ देखने वाला राष्ट्र बने। और ये 300 सभाओं में उन्होंने ये बात कही। बड़ी मज़ेदार बात थी। आप सोचिए कि 1949, 50 या 51 में कितनी हमारी साक्षरता की दर रही होगी, मुश्किल से 10-12% रही होगी, और वो एक ही भाषा 300 सभाओं में उन्होंने इस्तेमाल की। वो भाषा थी हिंदुस्तानी। पंजाब में, उड़ीसा में, आज जिसे कर्नाटका कह रहे हैं, उस समय के मैसूर में, उस समय के मद्रास, हर जगह एक ही भाषा उन्होंने इस्तेमाल की, और 1.5 घंटे औसत टाइम लिया और यही चीज़ समझाई। इसका तो बहुत अच्छा इंडिया आफ्टर गांधी में इन्होंने कंटेंट एनालिसिस किए। हमारे जो लेखक हैं, क्या नाम इनका, अरे इंडिया आफ्टर गांधी जिन्होंने लिखी है, रामचंद्र गुहा, इसकी बहुत अच्छी कंटेंट एनालिसिस रामचंद्र गुहा ने की है। और रामचंद्र गुहा ने दूसरे दिन के अखबार, कटक में नेहरू जी बोले, है ना, दूसरे दिन के अखबारों को उन्होंने उनके कंटेंट एनालिसिस की। मान लीजिए वो मद्रास में बोले, मान लीजिए गुवाहाटी में बोले, तो दूसरे दिन के अखबारों में किस तरह की रिपोर्टिंग थी। उन्होंने कहा कि ये तो एक जैसे बिजली की तरह इसका प्रभाव पड़ता था। उन लोगों को जो अशिक्षित थे, बहुत कम शिक्षित थे, उन लोगों को जो देख रहे थे, मतलब उस समय खून खराबा चल रहा था, जिस समय कटक में नेहरू जी बोले होंगे उसके 2 दिन पहले कटक में हिंदुओं और सिखों का एक जत्था आया होगा, लुटा पिटा, और उसने अपने नैरेटिव बयान किए होंगे। और जाहिर है कि हर पीड़ित अपना नैरेटिव थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताता है। हिंसा और जातियाँ दोनों तरफ से हो रही थी,
लेकिन आप दूसरी हिंसा जाति को ना बता के अपने खिलाफ जो हिंसा जाति उसको बता रहे हैं, और उसका असर भी पड़ता था। लेकिन उन लोगों के बीच में नेहरू जी ने ये कन्विंस किया कि नहीं, हमको एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनना चाहिए, और उसका नतीजा हुआ कि 1951 के दिसंबर से शुरू होकर 1952 में जो चुनाव ख़त्म हुआ, उसमें हिंदुत्व की 3 पार्टियां तब लड़ रही थी। हिंदू महासभा थी, राम राज्य परिषद थी और भारतीय जनसंघ थी। तीनों को मिला के 10 सीटें मिली, और कांग्रेस जो नंबर 1 पार्टी थी उसे 400 से ज़्यादा सीटें मिली, और दूसरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसको 18-19 सीटें मिली। तो यानी नंबर 1 और नंबर 2 पार्टियां जो थी वो संविधान के पक्ष में और धर्मनिरपेक्ष संविधान के पक्ष में थी, और जो उनके खिलाफ थे वो ख़त्म हो गए, वो 10 ही सीट पा पाए। तो इस तरह से हमारा संविधान बना। और लेकिन फिर मैंने जैसे आपसे कहा कि ऊपर तो हम जो जो हमारा शिखर था वो तो धर्मनिरपेक्ष हो गया, जो हमारी नींव थी वो तो पुरानी अभी उसी तरह सड़ी गली और प्रतिगामी विचारधारा जिसे आप कह सकते हैं उससे भरी हुई थी। तो हर राज्य में आप पाएंगे कि बहुत कम जगह ये प्रयास हुआ कि हम एक सेकुलर मॉडर्न सोसाइटी बनाएं। हमारे संविधान में तो यहाँ तक कहा गया कि हम अब ये जो वैज्ञानिक चेतना है उसको विकसित करने की कोशिश नागरिक करेंगे, लेकिन हम कहाँ कर पा रहे थे। हमने पूरे उसमें देखे हैं कि वो सारे हिंदू सिंबल्स, हिंदू रीति रिवाज, हिंदू वह सारे सरकारी कार्यक्रमों में वो दिखाई देते थे। हिंदू बहुसंख्या में थे, इसमें कोई शक नहीं, और बड़ी बहुसंख्या थी। लेकिन जब हमने स्वीकार कर लिया कि भाई हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, तो हमें फिर धार्मिक जो रीति रिवाज और सिंबल तो अपने घरों में रखने चाहिए थे, मतलब शासकीय उसमें नहीं दिखाने चाहिए। लेकिन हम शंख बजा करके और पूजा करके, इसरो की भी नींव हमने जब डाली होगी तो पूजा करके और शंख बजा के डाली होगी। तो ये एक कंट्रडिक्शन था जो कांग्रेस में दिखता रहा, और इसीलिए आप देखिए कि आज स्थिति दूसरी हो गई है। ये जो शक्तियां हैं ये मिलिटरिस्टिक उसमें विश्वास करती है ना। आरएसएस की सारी ट्रेनिंग ही एक तरह से फौजी ट्रेनिंग है, और वो ये मानते भी है कि हिंदुओं की कमजोरी का एक कारण ये भी है, और उसे दूर करना चाहिए। हिंदू समाज को संगठित करने के लिए इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, उनका विश्वास भी है। तो राज्य भी धीरे धीरे असहिष्णु होता जा रहा है। अब इस तरह की किताबें लिख के कोई दूसरा आईपीएस अफसर, मुझे नहीं लगता है कि वो अपनी नौकरी कर पाएगा, या वो सस्पेंड नहीं किया जाएगा, बर्खास्त नहीं किया जाएगा, उससे बचा रहेगा। मेरा तो मैंने कहा ना, छोटी मोटी पोस्टिंग के थोड़े चक्कर रहे तो वो तो उतना तो आपको तैयार रहना चाहिए अगर आप तो ये सब कर रहे हैं। लेकिन मैं तो मध्य वर्ग का आदमी था, मेरे लिए तो नौकरी के अलावा कोई और वही नहीं था। आप सोचिए मेरे जैसा कोई आदमी आएगा और जो नौकरी ही जिसका एकमात्र जरिया माश है, तो वो कैसे टिकेगा? राज्य उसको कुचल देगा, और राज्य कुचल दे रहा है। मतलब छोटी छोटी, अच्छा मजेदार बात है कि आज जो असहिष्णुता बढ़ी है वो सिर्फ भाजपा शासित प्रदेशों में नहीं है। बंगाल में और भी आप तमिलनाडु में आप पाएंगे कि छोटा सा कार्टून अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ या रूलिंग एलिट के खिलाफ हो जाए उसे जेल भेज देंगे। मतलब ये सारी चीज़ें न्यायपालिका भी जिस तरह हस्तक्षेप 60s-70s में करती थी, आपको उस तरह करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। तो ये असहिष्णुता हर जगह बढ़ी है।